आंकड़ा है और किस एज से ये वाली प्रेगनेंस का स्टार्ट होता है ये? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा डाटा ही नहीं है कि पार्किंसन का इंसिडेंस कितना है, कि हर इंसिडेंस का मतलब है कि 1000 बंदों में से कितनों को पार्किंसन है या 1 लाख में से कितनों को पार्किंसन है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, पर जो मोटा डाटा है हमारे पास ये होता है कि 1 लाख में वेरी करता है 8 से 16, 8 से 32, कई जगह में ज़्यादा, कुछ कम्युनिटीज़ में पार्किंसन ज़्यादा होता है, कुछ कम्युनिटीज़ में पार्किंसन ज़्यादा होता है। तो अगर आप पार्किंसन का डाटा लेंगे तो ज़्यादा आएगा, और यूजुअल जो एक एवरेज सा आता है 8 से 16 पर लाख या 5 to 8 पर लाख इंसिडेंस होता है पार्किंसन डिजीज़ का। कारण क्या होता है सर? पार्किंसन डिजीज़ में ये होता है कि हमारे दिमाग में जैसे सेल्स होते हैं ना, आप लगा लीजिए कि दिमाग में एक अंगूरों का गुच्छा है, उसको सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं। वक्त के साथ वो हर आदमी का छोटा होता है। जैसे मैंने बोला था कि साल में 2 अंगूर कम हो जाएंगे, लेकिन जिनको ये बीमारी होती है उनके साल में 20 अंगूर कम हो जाते हैं, तो वो गुच्छा छोटा होता जाता है। जब वो गुस्सा 80% वो गुच्छा छोटा हो जाता है तब पार्किंसन का पहला सिम्टम आता है। ये बात जानना जरूरी है। 80% सेल मर चुके होते हैं तब पार्किंसन का पहला सिम्टम आता है, और वो 20% सेल ही काम चलाते हैं दवा की मदद से, लेकिन वो भी मरते रहते हैं। मरना नहीं बंद होता, कोई दवा कोई सर्जरी नहीं बंद कर सकती है। तो जब सेल्स बहुत कम आ जाते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे डीबीएस स्टेप इन करता है, क्योंकि डीबीएस अगर दवा मैकेनिज्म ए है तो डीबीएस मैकेनिज्म 2 है। डीबीएस का दवा वाला मैकेनिज्म से लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। तो इसलिए डीबीएस सही काम करता है मिड टू लेट पार्किंसन। किस एज में होता है ये पार्किंसन किसी भी एज में हो सकता है। यूजुअली 55 के करीब बिगिन करता है, लेकिन यंग ऑनसेट भी होता है जो कि 25 साल की उम्र में भी हो सकता है। मेन रीजन क्या होता है इसके होने का? खाना पीना या किस तरह का? पार्किंसन का खाने पीने से कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, एंड ऑडली और सरप्राइजिंगली सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट पार्किंसन। सिगरेट पीने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको पार्किंसन कम होता है। क्यों होता है नहीं पता, यूजुअली जेनेटिक कंपोनेंट होता है, और ये देखा गया है। एक रिस्क फैक्टर थोड़ा सा डिफाइंड है कि जो लोग स्प्रे करते हैं, इंटरनेशनली डिफाइंड है, जो लोग पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, हैंडल करते हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर वो भी बहुत क्लियरली डिफाइंड रिस्क फैक्टर नहीं है। एक बीमारी होती है जिसका नाम पहले अग्रवाल डिजीज था, अब अग्रवाल डिजीज नहीं है। वो बीमारी सिर्फ अग्रवाल में होती है, अब उसका नाम SCA12 है, स्पाइनोसेरिबेलर अटैक्सिया 12। पहले उसका नाम अग्रवाल डिजीज था। इसका भी प्रॉब्लम ये है कि इस बीमारी में मैक्सिमम रिसर्च एम्स की है, तो अग्रवाल डिजीज के पेशेंट, SCA12 के पेशेंट को हम उसको SCA12 बोलना पसंद करते हैं। तो SCA12 के मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो जो नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम पे पार्किंसन का ठप्पा लग जाता है, उनको पार्किंसन नहीं होता है, उनकी दवा भी अलग होती है, उनका डीबीएस होता है तो उनसे डीबीएस का टारगेट भी अलग होता है। तो ये इन बीमारियों के लिए पार्किंसन, डिस्टोनिया जिसमें शरीर करता है, कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर जिसमें हाथ कांपता है या हाथ पीठ के पीछे चला जाता है या सिर हिलता रहता है या आदमी चल नहीं पाता है या चलते चलते आदमी एक दिशा में जाता है, इन सभी बीमारियों में डीबीएस का रोल एक्टर है, एज द मेन हीरो है डीबीएस। जब दवाइयों से हम सिर्फ पहले 1 या 2 साल देते हैं, जब दिमाग बिल्कुल सिकुड़ जाता है तो डीबीएस एक्ट करता है, क्योंकि दवाइयों से विपरीत ये अलग मैकेनिज्म से एक्ट करता है। डीबीएस सेंस पे नहीं डिपेंडेंट है, ये अलग तरीके से एक्ट करता है। डीबीएस की इशू है कॉस्ट। अगर डीबीएस सस्ता हो, जैसे अमेरिका वगैरह में है, तो वहाँ ऑलमोस्ट सारे पार्किंसन का डीबीएस हो रखा होता है। इंडिया में कॉस्ट इश्यूज में पेशेंट फंस जाते हैं, प्लस ट्रेनिंग इश्यूज भी है कि नॉर्थ इंडिया में डीबीएस होता ही नहीं था। डीबीएस प्रीडोमिनेटली एम में मैच में ही होता था ना, जब भी था रीजनल सिचुएशन था, रिफ्रैक्टिव डिप्रेशन था। रीजनल सिचुएशन एक मतलब वो बहुत छोटा प्रोसीजर है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये जो आप रिंग देख रहे हैं, कि 1.5 करोड़ का रिंग है, ये एक्चुअल है, दिस इज नॉट अ डमी, दिस थिंग इज अ 1.5 करोड़ रिंग। और ये डीबीएस तो थोड़ा मुश्किल वाला प्रोसीजर होता है सर्जन के लिए और हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत पसीना निकलता है। जबकि जो वेगन नर्व स्टिमुलेशन है उसमें हम यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रोड एक नस के इर्द गिर्द लपेटते हैं, लेफ्ट साइड बॉडी होता है। और जिन लोगों का डिप्रेशन दवा से ठीक नहीं होता है या जिनके द्वारे मिर्गी के ठीक नहीं होते हैं दवा से, उनके लिए VNS एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। पेशेंट सुबह एडमिट होता है,
फॉरेन में तो सुबह एडमिट करके शाम को छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हम एक दिन एंटीबायोटिक देते हैं तो हम सुबह एडमिट करके नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। PLS अगेन नॉर्थ इंडिया की चलते हैं, हम इसको बिल्कुल जो जैसे कि टेक्निक यूज होनी चाहिए बाय द बुक जाते हैं। और जो भी आपको दिखता है ये ऑल ऑफ दीज आर यूनिक फिल्टर, मैं आपको एक खोल के दिखाने के बाद ये तीसरा रिजेक्ट हो गया, खराब हो जाएगा, तो ये डरता है दिमाग में। और जो बायर है ना, ये भी नहीं डरती, ये अंदर एक और सिग्नल है क्योंकि हमारे बाहर से थोड़ा ही मोटा होता है, लेकिन वो बेहोश नहीं करते हैं जैसे कि आप जाग रहे होते हैं, और दिमाग में जैसे डेंटिस्ट आपके छोटा सा छेद नहीं करता सुन करके और वो ड्रिलिंग करते हैं, सेम तरीके से डॉक्टर उसको ड्रिलिंग करते हैं, हम ये डालते हैं। पर अगेन ये तार नहीं है, ये एक स्टेशन बने हैं जिसमें करंट, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोविड अपनी ब्लड प्रेशर मतलब कुछ पेशेंट को आने में दिक्कत हुई थी वर्ल्ड वाइड, तो हम घर बैठ के टेली प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। पेशेंट प्रोग्रामर अपनी छाती के पास आता है और न्यूरोलॉजिस्ट 200-300 किलोमीटर दूर बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक इज कि बहुत ही ये कटिंग एज न्यूरोसर्जरी को ये डिफाइन करता है। थोड़ा कॉस्ट का इशू है बट होपफुली कॉस्ट कैन बी ब्रॉट अप। कोई एनी मोर क्वेरीज? तो हम थोड़ा इसको इनिशियली को जो हमने डिवाइड किया था, द डिवाइस वाज आल्सो it was funded partially by Fortis. It was the device cost was also partially borne by Fortis. So टेलीविजन और गवर्नमेंट ने इसकी कॉस्ट 11 से 14 लाख के बीच में भी करती है, जबकि फोर्टिस मोहाली में ये अप्रोक्सीमेटली 7 लाख का प्लान आता है। उसके ऊपर का जो एक फेविकोल टाइप ग्लू लगता है तो वो 7.5 के करीब का तो सामान आता है, उसके ऊपर फोर्टिस मोहाली वी आर डूइंग इट बिटवीन अराउंड 9 लाख के करीब करते हैं, और हॉस्पिटल स्टे में और है तो वी आर डूइंग इट अराउंड 9 लाख, जबकि दिल्ली और बॉम्बे में यही चीज़ 11 से 14 लाख के बीच में होती है। क्योंकि ये टेक्निक इस एरिया में नहीं है, बिकॉज ये टेक्निक बेसिकली एम्स और निम्हांस से ही शुरू हुई थी। निम्हांस में भी एम्स के पास आउट से ही शुरू हुई थी, इसीलिए डॉक्टर को के साथ जैसा मैंने पहले बताया कि टीम एफर्ट होता है। डॉक्टर विवेक, डॉक्टर अभिषेक, मैं, डॉक्टर रुकम, एक टीम बन गई है, तो टीम एफर्ट है, ये एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। फुटेज एडमिनिस्ट्रेशन इज काइंड इनफ कि हमें कुछ फ्री हैंड दिया गया है पर हम थोड़ा मतलब कम रेट में कर पाए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे तो जो ईजी है दैट इज अराउंड 8.5 से लेकर 9 लाख के बीच में मिल गया, ईजी रेट 8.5। लीड को वहाँ पर छोड़ देते हैं, ऐसे ही एक लीड दाईं तरफ और एक लीड बाईं तरफ लगाई जाती है, फिर उस लीड को यहाँ से टनल बना के यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगाकर उसके साथ जोड़ देते हैं। फिर फाइनल जो करंट है वो इस बैटरी से जाता है और इस बैटरी की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से बाहर से होती है, जैसे सेलफोन का चार्जर होता है जो बाहर से चार्ज करता है, ऐसी बैटरी को बाहर से कंट्रोल करते हैं कि किस इलेक्ट्रोड के किस लीड में कितना करंट देंगे। उससे पेशेंट की बाकी सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, चलने फिरने में, चलते चलते जो रुकता है, दवाई से जो हाथ कांपने लगते हैं, उन सारी चीज़ों से उसमें फ़र्क पड़ता है। और ये प्रोग्रामिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है कुछ पेशेंट्स में, जिसके लिए उन्हें घर से बार बार हॉस्पिटल भी आना। अच्छा, सिर्फ बैटरी का चार्ज कब तक करना है? हॉस्पिटल में आके करवाना पड़ता है, खुद भी कर सकता है? नहीं, प्रोग्रामर 2 तरह का होता है। एक प्रोग्रामर पेशेंट के पास भी होता है, पर उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि वो स्विच ऑन ऑफ कर सके इमरजेंसी के लिए। अदरवाइज रिकमेंडेड यही है कि वो हॉस्पिटल में आए और चार्ज कराए। ये प्रोग्रामर पेशेंट के पास रहता है, ये इमरजेंसी यूज़ के लिए। अच्छा जी, छोटा प्रोग्राम, ये छोटा प्रोग्राम। बड़ा प्रोग्रामर हॉस्पिटल में रहता है, वो डॉक्टर निश्चित उससे एक प्रोग्राम करते हैं पेशेंट। चार्ज कितनी बार चलता है ये चार्जर जो ये बैटरी जो है 3 से 5 साल 3 साल के बाद आप फिर दोबारा पेशेंट आपके पास आएगा, फिर चार्ज 3 से 5 साल के बाद बैटरी दोबारा चेंज भी कर सकते हैं और एक रिचार्जेबल बैटरी आती है वो भी लगा सकते हैं अगर पेशेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। और कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? जो प्राइमरी इम्प्लांट है परमानेंट चार्जर के साथ, वो हॉस्पिटल को 6.25 से 7 लाख रुपए कॉस्ट करता है, और अभी हम पेशेंट से सेम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट। और हॉस्पिटल जो पहले कुछ पेशेंट्स है उसमें सिर्फ दवाइयों का और बेड चार्जेस देता है, कोई डॉक्टर की फीस नहीं है। कितना टाइम लगता है सर सर्जरी को होने में? सर्जरी में 4-5 घंटे लगेगा। 4-5 घंटे, और नॉर्मल होने में पेशेंट को 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में। बिल्कुल फर्क है जी, सारा ही फर्क है। ऐसा काम कर रहा हूँ और मुझे भी काम आता है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें डॉक्टर्स की, हमारी टीम से या
और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हो क्या इंजीनियर सब इंजीनियर की जानकारी ये तो मैं डॉक्टर उन लोगों उनसे हमने टिकट जांच की यूपीएस का देखने होती है, उन्होंने कहा कि नहीं होती है, इनको क्योर नहीं है और काटली होता है। तो लकीली डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली एम्स से ट्रेन है, सो उनकी टीम बन जाती है तो थिंग्स आर ईजियर। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन 2000 में एम्स में 2001 में पहला ऑपरेशन किया गया था एम्स में, और जो पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए होती है, पार्किंसन के अलावा और बीमारियों में भी यूज होती है मूवमेंट डिसऑर्डर। मूवमेंट डिसऑर्डर का अर्थ है वो बीमारियां जिसमें आदमी का शरीर हिलना शुरू हो जाता है उसकी सहमति के बिना, तो वो अब जैसे आपने बताया कि EBS सर्जरी जो है पार्किंसन पेशेंट्स के लिए करते हैं, तो जो पेशेंट्स दवाई को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या जिनको दवाई देने से दवाई के साइड इफेक्ट आने लगते हैं नॉर्मली 4-5 साल की ट्रीटमेंट के बाद, उन पेशेंट्स में जो EBS की ट्रीटमेंट है ये बहुत इफेक्टिव है। इससे पेशेंट का जो हाथ पैर में कंपन होती है, जो चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसमें बहुत ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलता है। और ऑपरेशन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो हिस्सा है जिसमें हम पेशेंट के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स डालते हैं प्लानिंग के बाद, वो हिस्सा तो उस हिस्से में पेशेंट पूरी तरह से जाग रहा होता है और टेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ड्यूरिंग सर्जरी टेस्ट करता है कि इलेक्ट्रोड कहाँ पहुँच रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोड जगह पे पहुँचती है उसका रिस्पॉन्स बेटर होता रहता है। जैसा एक फ्रेम आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल स्कल है, इस पे 4 पिन लगाकर जो लोकल एनेस्थीसिया के साथ हम फ्रेम को फिक्स करते हैं, और इस फ्रेम से फिर ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड अंदर जाती है। ये बड़ी है डेमो करने के लिए, पर देयर इज अ वेरी फाइन इलेक्ट्रोड व्हिच इज अबाउट 1 मिलीमीटर थिक, तो व्हिच गोज ऑन, ये दोनों तरफ जाती है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। और इस चीज को जैसे हार्ट का पेसमेकर हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने के लिए चेस्ट में लगाते हैं, फिर उस लीड को हार्ट के पास पेसमेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस बैटरी के साथ। और जो ये बैटरी डालने वाला हिस्सा है ऑपरेशन का, उसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट